विभिन्न राज्यों से आए मेरे सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से आए हुए मेरे सभी ऑनरेबल डिप्लोमेट्स, मेरे प्रवासी भारतीय बहनों एवं भाइयों, और इस कार्यक्रम की विशेष रूप से देखरेख जिनके द्वारा की जा रही है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती सुषमा जी स्वराज, यहां उपस्थित अन्य सभी देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत आपका इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लगभग 25 मिलियन की पॉपुलेशन इंडियन डायस्पोरा की दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में रह रही है, और आपने अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने कमिटमेंट से, अपने स्किल से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में एक सम्मानजनक स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की है। और मैं प्रवासी भारतीय बहनों एवं भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपके ऊपर हमें गर्व है। आप सभी प्रवासी भारतीय हैं, और मैं कह सकता हूं, भारत की इंडोमिटेबल स्पिरिट के जीते जागते आप एक प्रतिमूर्त हैं, आप एक उदाहरण हैं। आपके कंट्रीब्यूशन को भले ही आप प्रवासी भारतीय हों, यह भारत किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता है। और आज जिस दिन आप सबके बीच बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। और महात्मा गांधी के भारत आने के बाद भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया मोड़ मिला था, एक नई दिशा मिली थी। उस महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि हम पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते हैं, तो पॉलिटिकल फ्रीडम इसलिए चाहते हैं कि भारत में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, भारत में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत में कल्चरल रिवाइवल भी होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते हैं, और यह हम फ्रीडम स्ट्रगल इस देश में लड़ रहे हैं। यह उनकी मंशा थी। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने खादी व स्वदेशी का आंदोलन इस हिंदुस्तान में खड़ा करने का काम किया था। खादी और स्वदेशी का आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों खड़ा किया था? उस समय की इकोनॉमी भारत की जिस प्रकार से शॉर्टेजेस के दौर से गुजर रही थी, उससे भारत को वह निजात दिलाना चाहते थे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जिन कमियों के दौर से गुजर रही थी, केवल उसी से निजात नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन उस समय के भारतवासियों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करने का भी महात्मा गांधी का उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने खादी और स्वदेशी का यह आंदोलन भारत में खड़ा करने का काम किया था। और आप जानते हैं कि उन्होंने यह भी कहा था कि हम स्वराज हासिल करना चाहते हैं, यह हमारा उद्देश्य है। लेकिन स्वराज बिना स्वदेशी के किसी भी सूरत में सार्थक नहीं हो सकता है। और मैं कह सकता हूं, भले ही आप प्रवासी भारतीय क्यों न हो, आप स्वदेशी हैं, यह भाव हर भारतवासी के चित्त में रहता है, हर भारतवासी के दिलो दिमाग में तरोताजा रहता है। इसी कारण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय विदेश के दौरे पर थे, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूएस में भी, आप सबको आश्वस्त किया था कि पीआईओ और ओसीआई दोनों अलग अलग होने के कारण, और दोनों के अलग होने के कारण जिस प्रकार से आपको कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है, भारत आने के बावजूद
आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस डिस्क्रिपेंसी को, इस विसंगत को मैं समाप्त करूंगा। और आज मुझे आपको सूचित करते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर हो जाने के बाद ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। और यहां पर यदि मैं आया हूं तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उस पर अंतिम फैसला करके और फाइल पर हस्ताक्षर बनाने के बाद आप सबके बीच आया, क्योंकि हम आपको स्वदेशी मानते हैं। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश की अर्थव्यवस्था जिन कमियों के दौर से महात्मा गांधी के समय गुजर रही थी, कमोबेश भारत में वैसे ही हालात उस समय पैदा हुए थे जबकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का दौर चल रहा था। ग्लोबलाइजेशन के युग में दुनिया का कोई देश इस इकोनॉमिक रिसेशन से अछूता नहीं रह सकता था। फिर भी उस ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में भी भारत को उससे काफी हद तक अछूता रखने में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कामयाबी हासिल की थी। इकोनॉमी ऑफ शॉर्टेजेस को उन्होंने अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, अपने प्लान्स के माध्यम से इकोनॉमी ऑफ शॉर्टेजेस को इकोनॉमी ऑफ सरप्लसेस में बदल देने में कामयाबी हासिल की थी। यह करिश्मा उस समय हुआ था। दुनिया को यह यकीन नहीं था कि भारत में इस प्रकार के हालात पैदा होंगे। और मैं कहना चाहता हूं, उस समय भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट को अपने नेशनल एजेंडा पर विशेष रूप से प्राथमिकता दी थी। और इस काम में उन्होंने जनता की भागीदारी, जनता का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करने में कामयाबी हासिल की थी। और मैं यह भी कह सकता हूं विश्वास के साथ, इस नई सरकार के आने के बाद, कि जिस विचार की नींव महात्मा गांधी ने भारत में डाली थी, उसको आगे बढ़ाने का काम जहां हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, वहीं पर उसको और अधिक आगे बढ़ाने का काम यदि कोई कर रहा है तो आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी उस काम को आगे कर रहे हैं। हम जानते हैं, आप हों, हम हों, हम सभी दोनों मिलकर भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, एक स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं। हम भारत को एक स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं। आपके भी दिल की यही तड़पन है, मेरे भी दिल की यही तड़पन है। और मैं यह भी जानता हूं कि इस तड़पन को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी, आप सबके द्वारा भारत को वह कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन भारत को स्वाभिमानी, सशक्त और स्वावलंबी भारत बनाने का काम केवल भारतवासी नहीं कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं केवल वही नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जैसे प्रवासी भारतीयों के भी कंट्रीब्यूशन की भारत को जरूरत है, तभी हम जाकर इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और आपने जो सहयोग दिया है, उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जब हम इकोनॉमिक रिसेशन का संकट पैदा हुआ था सारी दुनिया में, उसको भारत कभी भूल नहीं सकता है आपके सहयोग को। इसकी मैं विशेष रूप से यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। महात्मा गांधी की मैं बार बार यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। क्यों चर्चा करना चाहता हूं? क्योंकि महात्मा गांधी जिस समय आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, वह भारत का डेवलपमेंट तो चाहते थे, लेकिन कैसा डेवलपमेंट चाहते थे? कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट चाहते थे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट भारत का चाहते थे। यह उनका स्वप्न था। लेकिन इस हकीकत को महात्मा गांधी समझते थे कि भारत केवल शहरों में ही नहीं रहता है। भारत यदि रहता है तो भारत के गांव में रहता है। और भारत का यदि कंप्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो शहरों का विकास तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गांवों का भी विकास होना चाहिए, जिन गांवों की संख्या इस समय भारत में 7 लाख से भी अधिक है। और मैं आज भी यह विश्वास के साथ कह सकता हूं, भले ही इस
देश का अर्बनाइजेशन हो रहा हो, लेकिन मेरे मित्रों, भारत की आत्मा यदि ये रहती है तो वह भारत के गांवों में रहती है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और मैं इस हकीकत को जानता हूं कि यदि कोई भी क्षेत्र, कोई भी समुदाय यदि कमजोर रह जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, तो भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने का हमारा यह स्वप्न किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो पाएगा। अर्बनाइजेशन यदि होता है, होना भी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज जहां पर अर्बनाइजेशन पैदा करता है, वहीं पर अर्बनाइजेशन के कारण कुछ चैलेंजेज भी पैदा होते हैं। इस हकीकत से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन के कारण भले ही कुछ अवसर क्यों न पैदा होते हों, लेकिन गांवों की किसी भी सूरत में उपेक्षा नहीं की जा सकती। और यही सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। और आज मित्रों, आप भी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन की है। और मैं कह सकता हूं कि आज हमारा भारत दुनिया की जो 10 बड़ी कंट्रीज जिनकी बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, उनमें से आज भारत एक है। भारत की यह हैसियत बनी है। और अपनी नई सरकार बनने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहना चाहता हूं, और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, विगत 7 महीनों में उस सरकार के कामकाज के तौर तरीके को देखने के बाद विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सचमुच इस हिंदुस्तान की ग्रोथ की सक्सेस स्टोरी लिखने में हमारी सरकार को निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। आप सबका हमें सहयोग चाहिए। भारत में सभी जितने भी हमारे राज्य हैं, किन्हीं न किन्हीं क्षेत्रों में सभी राज्यों ने एक अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने में कामयाबी हासिल की है। चाहे वह आईटी सेक्टर हो, चाहे वह टेक्सटाइल का सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, किसी न किसी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमारे सभी राज्यों ने किसी न किसी क्षेत्र में यह कामयाबी हासिल की है। और आप सभी जानते हैं कि बिना राज्यों के सहयोग के हम भारत को एक सशक्त भारत नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि भारत में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन स्टेट्स पर एक कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, और उस कार्यक्रम में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसी सोच के आधार पर ही यह प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन का सिलसिला इस हिंदुस्तान में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मित्रों, आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि हेल्दी डेमोक्रेसी भारत में। और हेल्दी डेमोक्रेसी में हम लोग कलेक्टिव विजडम के आधार पर काम करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम इस देश का विकास करना चाहते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि प्लानिंग कमीशन, जो पहले केंद्र के स्तर पर योजनाएं बना दिया करता था, सारी राज्य सरकारें उसका पालन करने को मजबूर हुआ करती थीं, लेकिन नहीं, हमारा यह कहना है कि कलेक्टिव विजडम के आधार पर ही हेल्दी डेमोक्रेसी चलाई जा सकती है। इसलिए अब केवल केंद्र में बैठकर ही राज्यों की प्लानिंग नहीं की जाएगी, बल्कि उस प्लानिंग में स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा, उनका भी योगदान होगा। इसीलिए इसका फैसला हम लोगों ने किया है। इसीलिए अब एक पॉलिसी कमीशन, नीति आयोग बनाने का फैसला हुआ है, और उसे 1 जनवरी से इसे हिंदुस्तान में हम लोगों ने लागू कर दिया है। ऐसे कार्यक्रम जैसा हो रहा है, यदि हम आयोजित करते हैं तो उसमें हम व्यूज, आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और कलेक्टिव विजडम की विशेषता, मैं ऐसा मानता हूं, सबसे बड़ी विशेषता कलेक्टिव विजडम की जो हुआ करती है, इसमें मतभेद तो हो सकते हैं,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकती है, लेकिन यह कलेक्टिव विजडम का सिद्धांत मानकर चलने वाले किसी समाज में मनभेद पैदा नहीं हो सकता है। यही कलेक्टिव विजडम की सबसे बड़ी विशेषता होती है, और इसी कलेक्टिव विजडम के आधार पर ही हम इस देश को चलाना चाहते हैं। मैं भारत के बारे में मित्रों कहना चाहूंगा, और मैं जानता हूं कि आप भी हमारी बात से यह सहमत होंगे, भारत यह कोई एक लाइफलेस आइडिया नहीं है। लाइफलेस आइडिया यह भारत की नहीं है, बल्कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि भारत राष्ट्र का शरीर है तो उसकी आत्मा भी है। शरीर के किसी भी अंग पर यदि कोई चोट पहुंचती है तो उसकी वेदना, उसका कष्ट पूरे शरीर को होता है। केवल एक अंग को ही उसकी तकलीफ नहीं होती है, पूरे शरीर को तकलीफ होती है। और मैं जानता हूं दुनिया की कोई भी ताकत भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, तो भले ही आप प्रवासी भारतीय क्यों न हो, भले ही दुनिया के दूसरे देशों में आप क्यों न रह रहे हों, लेकिन आत्मिक पीड़ा आपको भी उतनी ही होती है जितनी कि भारत में रहने वाले लोगों को आत्मिक पीड़ा होती है। भारत के प्रति आपका यह आत्मिक लगाव भारत में रहने वाले लोग, मेरे मित्रों, किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते हैं। इसी कारण हम रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करना चाहते हैं। हम लॉपसाइड डेवलपमेंट को भी दूर करना चाहते हैं। विकास होना चाहिए तो कंप्रेहेंसिव विकास होना चाहिए, इंटीग्रेटेड विकास होना चाहिए। यह हमारी सोच है। जैसा मैंने पहले कहा, भारत में यदि डेमोक्रेसी है तो भारत में फेडरल स्ट्रक्चर भी है, लेकिन हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं, दुनिया के दूसरे देशों से किसी न किसी हद तक, किसी न किसी डिग्री तक कुछ डिफरेंट है। हमारे यहां कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नहीं है, हमारे यहां फेडरलिज्म है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और इसी आधार पर केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ लेकर हम एक ही दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और भारत को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर सकें। यह हमारी सोच है। जहां तक डेवलपमेंट के कुछ नए कदम उठाए जाने का सवाल है, यह सिलसिला मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तेजी के साथ प्रारंभ कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में आप सबको जानकारी होगी कैसे हैवी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस दिशा में भी क्या पॉलिसीज हमारी होनी चाहिए। पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में जो बॉटल नेक्स हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, दूसरी हर्डल्स जो पैदा होती हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इसमें भी पॉलिसीज हमारी सरकार ने कुछ बनाई हैं और कुछ आगे भी बनाने का हम लोगों ने विचार कर लिया है। रेल, मेट्रो की बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कि हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और आपको मालूम होगा, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, हम आपसे भी इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम भारत में रहने वाले लोगों से भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत में होना चाहिए, तो साथ ही साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी भारत में होना चाहिए। जहां तक एफडीआई का सवाल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में आप सबको जानकारी है, कई क्षेत्रों में, चाहे इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, उसमें भी हम लोगों ने यह फैसला किया है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डिफेंस में और साथ रेल में तो 100% तक हमने इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। भारत को हम एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। हम यहां पर स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। बिना आपके सहयोग के हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हैं, एक महत्वपूर्ण फैसला जो लंबे समय तक पेंडिंग था, उसको भी हम लोगों ने कर लिया है, जीएसटी के बारे में। और जीएसटी के बारे में फैसला ही नहीं किया है, उसे लागू कर दिया है। और इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि जीएसटी की व्यवस्था लागू कर दिए जाने के बावजूद हमारे इस देश की इकोनॉमी में
2% से ज्यादा का उछाल आएगा, ऐसा देश के अर्थशास्त्रियों ने विश्वास व्यक्त किया है। हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और फिस्कल स्टेबिलिटी भी आएगी, यह भी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने विश्वास व्यक्त किया है। और जहां तक फिस्कल स्टेबिलिटी आएगी और हमारा रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी, वहीं पर मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे जो इंटरनल बैरियर्स हैं, वह इंटरनल बैरियर्स भी अपने आप समाप्त होंगे। इन्वेस्टमेंट को और स्मूथ बनाने के लिए, हर्डल लेस बनाने के लिए कुछ और भी फैसले हम लोगों ने किए हैं कि गवर्नेंस के सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और उसके लिए कुछ स्टेप्स भी हम लोगों ने उठाए हैं। और हम जानते हैं कि आपको भी इस संबंध में जानकारी होगी, आपको मालूम होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन जो पहले हुआ करता था, उसमें भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें आपको सुनने को मिलती थी। और मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार में के संबंध में यदि कोई शिकायत दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को सुनने को मिलती है, तो उनको कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, शर्म से उनका मस्तक झुक जाता है। इसलिए अब हम लोगों ने फैसला किया है, नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन और किसी दूसरे तरीके से नहीं होगा, बल्कि अब वह ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। यह फैसला हमारी सरकार ने किया है। माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट, इसमें भी हम लोगों ने कुछ संशोधन किए हैं। और आपको एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम, उसकी जानकारी है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कहा था कि हम मेक इन इंडिया की एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। कभी कभी हमारे देशों में जो आइटम्स तैयार होते हैं, उनकी क्वालिटी को लेकर हम भारतवासियों में ही संदेह रहता है। दुनिया के यदि दूसरे देशों की इंडस्ट्रीज का बना हुआ कोई यदि सामान हो, जिस पर लिखा हो मेड इन यूएस, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, साधारणतया लोगों की धारणा रहती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हो भी सकता है, लेकिन भारत का सामान भले ही अच्छी क्वालिटी का क्यों न हो, लेकिन कभी कभी भारतवासियों की एक धारणा सी बन गई थी, यह बेटर क्वालिटी का नहीं होगा, यह उनकी एक सोच बन गई थी। लेकिन हम तो मेक इन इंडिया माध्यम से, इस योजना के माध्यम से ऐसे हालात यहां पर पैदा करना चाहते हैं कि भारत की धरती पर बना हुआ कोई भी सामान दुनिया के दूसरे देशों में जाए और उसमें लिखा हो मेड इन इंडिया, तो लोग कहें कि सुपर क्वालिटी का आइटम यदि कोई हो सकता है तो भारत की धरती से बना हुआ आइटम ही सुपर क्वालिटी का आइटम हो सकता है। हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन का जहां तक सवाल है, उत्साहजनक नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 14% है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। आप यह जानना चाहते होंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को किस हद तक ले जाना चाहते हैं। तो मैं अपने सरकार की मंशा बनाना चाहता हूं कि आज जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो 14% है, बहनों भाइयों, उसे हम 25 to 30% तक ले जाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इससे कम नहीं है। यहां तक हम उसे ले जाने में कामयाब होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। और मेक इन इंडिया यह नई स्कीम लॉन्च होने से बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान काफी हद तक हमको निकालने में कामयाबी हासिल होगी। लेकिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान पाने के लिए इसके अतिरिक्त गांव में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको क्रिएट करनी होंगी। और मैं मानता हूं कि गांव में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेक इन इंडिया हमारे लिए केवल एक स्कीम नहीं है। मेक इन इंडिया मित्रों हमारे लिए मिशन है, और इस मिशन को हम एक मिशनरी ज़ील के साथ पूरा करेंगे, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। और भारत जो अभी तक
इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर आइटम्स के रूप में दुनिया में जाना जाता था, हम भारत को अब एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का देश बनाना चाहते हैं। इस सोच के आधार पर हमारी सरकार इस समय काम कर रहे हैं। मित्रों, आप यह भी जानते हैं कि भारत में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ईश्वर की हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। इस धरती के नीचे चले जाइए, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, एल्युमिनियम भी मिलेगा, अभ्रक भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यह सौभाग्य इस दुनिया के किसी देश की धरती को प्राप्त है तो भारत की धरती को ही यह सौभाग्य प्राप्त है। स्किल की भी भारत में कमी नहीं है। वैसे इसी कारण स्किल डेवलपमेंट और अधिक हो सके, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया अलग से स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री भी बनाई जानी चाहिए। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अलग से मिनिस्ट्री यदि बनी है तो हमारी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की एक अलग से मिनिस्ट्री बनाने में कामयाबी हासिल की है। बिजनेस को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं जिसके कारण लोग बिजनेस जो करना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ करना चाहते हैं, स्मूथ अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, नहीं चला पाते हैं। तो हम मैकेनिज्म को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें करप्शन समाप्त हो जाए, अथवा एकदम यदि समाप्त होने की कोई कल्पना नहीं कर सकता है तो कम से कम मिनिमाइज तो काफी हद तक कर दें। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। जहां तक इस सरकार के आने के बाद आप जानते हैं विगत 25-30 वर्षों तक दुनिया के दूसरे देशों में बराबर यह चर्चा होती रही है, दुनिया के दूसरे देशों में बराबर यह चर्चा होती रही है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है। लेकिन मित्रों, अब वह संकट भारत से दूर हो गया है। भारत में यदि गवर्नमेंट है तो स्टेबल गवर्नमेंट है, एक अस्थायी सरकार है, यह कमजोर सरकार नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी हमको मिल गई है। इसलिए मैं आप सबका यह आह्वान करना चाहता हूं, आइए हम सभी मिलकर भारत में इतना अधिक निवेश करें कि भारत को केवल एक इकोनॉमिक पावर ही नहीं बल्कि एक सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में हम स्टैब्लिश कर सकें। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपको जानकारी देंगे हमारे चीफ मिनिस्टर्स जो कि डायस पर बैठे हुए हैं कि उनके स्टेट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह आपको जानकारी वह देंगे। अंत में मित्रों, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि आप जहां भी रहिए, दुनिया के जिस देश में भी रहिए, भारत के साथ आत्मिक रिश्ता बनाकर रखिएगा। यह मत सोचिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर हम आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपील कर रहे हैं तो आपसे हम लोग केवल धन का ही रिश्ता नहीं रखना चाहते, बल्कि आपके साथ हम मन का रिश्ता रखना चाहते हैं। यह आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं और उसके पश्चात हमारे भारत के सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर, हाईली एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टेड प्रकाश सिंह जी बादल से मैं वह रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वह अपना प्रेजेंटेशन यहां पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। रिस्पेक्टेड देश के होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी,